हमने आई थिंक 2 दिन पहले डिस्कस किया था, लेकिन कल एक बहुत अच्छा मूव इस स्टॉक में आया था और आप इस पे पॉजिटिव थे। और दूसरा, नेटवेब आज भी 5.5% से ऊपर है। कल भी बड़े अच्छा मूव इस स्टॉक पे देखने को मिला था, क्योंकि इन्होंने एनवीडिया के साथ जो है सुपर कंप्यूटर के लिए समझौता किया है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? अब क्या करना है, E2E एंड नेटवेब? और देखिए, नेटवर्क तो 3710 तक आना था, 3700 का हाई बन गया है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है प्रॉफिट बुकिंग में, 2-4-5 दिन साइडवेज रह सकता है। नेक्स्ट लेग में अगर आप नया ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो वेट कीजिए 3710 के ब्रेकआउट का। वो मिलता है तो फिर 4000 के आसपास तक जा सकता है। फ्रेश ट्रेड ओनली अबाउट 3710, उसके पहले नहीं। नीचे से ऊपर का जो बाउंस बैक था खत्म हो गया। E2E नेटवर्क हमारे लॉन्ग टर्म उसमें रिकमेंडेशन में हमको 9 से 10 हजार रुपए का टारगेट दिखता है, तो हमने हमारे क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। हमने दिवाली पिक में भी दिया था, और ये पूरी जो गिरावट आई थी इसमें भी हमने एक्यूमुलेट किया है। 2200 के ब्रेकआउट पे हमने ऐड भी कराया है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के बाद ये लॉन्ग हो सकता है। 3 साल का समय है, 4 साल का, तो फुल पोटेंशियल जब ये अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लेंगे 9 से 10 हजार रुपए हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में 27 दिन में 71% चला है, मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। मूविंग एवरेज में पुल बैक लेगा। 10 पीरियड तक भी लिया तो 2700 पे है, 20 तक भी लिया है तो 2500 पे है। तो फ्रेश ट्रेड अभी नहीं बन रहा है। नीचे से अगर लिया है और ट्रेडिंग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिप्स पे वापस जब टाइटनेस बनेगी बाई ले जाएगी। अरुण सर, एफएमसीजी स्पेस पे अब क्या करना है? क्योंकि एफएमसीजी स्पेस में देखें तो थोड़ा वॉल्यूम्स पे इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिल रही है, लेकिन अभी फुल इम्पैक्ट हमें कंजम्पशन स्टोरी का इन स्टॉक्स पे देखने को नहीं मिला एज फार एज द Q3 अर्निंग्स इज कंसर्न। क्या 1-2 क्वार्टर में स्पष्ट रूप से इम्पैक्ट क्लियरली दिखना शुरू होगा प्योर एफएमसीजी प्लेस में, या फिर आप फिर जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे? आपने 3 सवाल पूछे हैं। पहला, वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट अवश्य देखने को मिलेगा। जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है तो कई सारे एफएमसीजी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि सीजनैलिटी देखने को मिलती है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एफएमसीजी में एक और डेवलपमेंट जो हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो आइसक्रीम की कंपनी थी और नहीं चलती थी, क्वालिटी वॉल्व्स, उसको डीमर्ज करके लिस्ट कर दिया गया है। लेकिन जो प्राइस डिस्कवरी उस कंपनी की हुई थी, जिस हिसाब से उसको डीमर्ज करके किया गया था, उससे नीचे चल रहा है शेयर। अवश्य ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस कंपनी को अलग भी इसीलिए किया था क्योंकि ये एक, जो कहते हैं ना, एक सोर पॉइंट था उनके बैलेंस शीट में। बाकी डिविजन्स कमाते थे, क्वालिटी वॉल्व लॉस करती थी। और गीतू जी, मुझे पता नहीं है कि आप आइसक्रीम के शौकीन हो या नहीं। बिल्कुल हूँ सर। हाँ, तो अगर बिल्कुल आप हूँ। आइसक्रीम के शौकीन हो और गर्मी का सीजन आ जाएगा अगले 2 महीने में, भारतवर्ष में अच्छी खासी गर्मी होगी, तो जब आप आइसक्रीम खाते हैं, क्वालिटी वॉल्स का नंबर कहाँ आता है? मेरे ख्याल से प्राय करके अगर 1 to 10 में आप गिनती लो तो बॉटम हाफ में इसका नंबर आता है। इतनी इतनी ज्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट नहीं है, उसलिए इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद ये शेयर नहीं चलता, अटकता है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस अच्छा है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, आई थिंक स्टूडियो का माइक खुला है, प्लीज उसको ऑफ कर दीजिएगा। देयर इज सम डिस्टर्बेंस कमिंग, आई एम नॉट एबल टू। प्रोड्यूसर जी, आप स्टूडियो का माइक ऑफ करें प्लीज। प्रॉफिट हो जाएगा उसका। सर, अरुण सर प्लीज कंटिन्यू। तो ओवरऑल इसमें वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट देखने को अवश्य मिलेगा। और आपका इसी से जो दूसरा सवाल था, डिस्क्रिशनरी स्पेंड, देखिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड हमेशा एक कॉन्ट्ररी प्ले होता है एफएमसीजी को। तो जब भी कोई पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ दिखता है, आप उसमें अवश्य इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ओके, लेकिन अरुण सर बहुत ही कंफ्यूजन है इस मार्केट में, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा थीम चलेगा। कभी हम आईटी को पकड़ते हैं बिकॉज वो अंडर परफॉर्म किया, रियल एस्टेट अंडर परफॉर्मेंस के वजह से पकड़ते हैं, बट सस्टेनेबिलिटी कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको लगता है कि सस्टेन करेगा व्हाट एवर मोमेंटम बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स दैट आर बिल्डिंग अराउंड? अगर आप यही सवाल मुझे एक महीना पहले पूछते और मैं आपको यह कहता गोल्ड सिल्वर में निवेश न करो, तो आप मुझे शायद शो से चले जाने को कहते। आज अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करो और मैं कहूं कि भाई थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला एटीट्यूड है, इसमें जो यूफोरिया आया था वो कम हुआ है। लेकिन जी। गोल्ड सिल्वर अगर आप लॉन्गर टर्म प्ले की बात करो तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। जिस हिसाब से ग्लोबली देखा जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपनी होल्डिंग गोल्ड और सिल्वर दोनों की बढ़ा रहे हैं और लगातार बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना ने जितना गोल्ड ऐड किया है वो एक बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है। वो छोड़िए, भारतवर्ष में भी सेंट्रल बैंक ने अच्छी खासी क्वांटिटी गोल्ड की ऐड की है और कुछ हद तक जो अपना सोना बाहरी देशों में रखा गया था उसे भी वापस इंडिया में लाया गया है। कहीं ना कहीं सुनने में ये आता है कि ये एक सोच लगाई जा रही है कि सोना बाहर क्यों हो, भारत देश में ही रहना चाहिए। जी जी, चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो अंशुल से। अंशुल, गॉडफ्रे फिलिप्स कल स्टॉक जो था कल 12% ऊपर था, आज भी करीबन 3% ऊपर है। ऑरबिंदो फार्मा जिसमें कल एक खराब खबर आई थी, इसके बाद इसमें एक स्टॉक पे बिकवाली भी थी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी कल भी दिखाया और आज भी है करीबन 3% ऊपर है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स और औरो फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स में क्या करें? मैडम, गॉडफ्रे फिलिप और औरो फार्मा से पहले एक जो आइसक्रीम पे बात चल रही थी, नॉट एज एन एनालिस्ट, फंडामेंटल टेक्निकल ये सब अपनी जगह ठीक है, बट एज ए फादर एक चीज मैंने नोटिस करना स्टार्ट की है और तब मेरे को समझ में आया कि क्वालिटी वर्ल्ड क्यों इतना बिकना कम हुआ है और बाकी चीजें क्यों इतनी बिकनी स्टार्ट हुई हैं। आप देखिए क्वालिटी वर्ल्ड के एक वो हिम्मत सिंह करके कौन है जो बहुत कैंपेन चलाए थे, लेबल पढ़ेगा इंडिया, तो वहीं से मैंने लेबल पढ़ना स्टार्ट किया। तो क्वालिटी वर्ल्ड आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन डेजर्ट बेचता है जिसमें पाम ऑयल बिका हुआ पाम ऑयल मिला हुआ होता है। आइसक्रीम के नाम पे जहां तक मेरे को आइडिया है केवल अमूल है जो दूध और शक्कर डाल के, जिसको FSSAI आइसक्रीम कहती है, वो आइसक्रीम बेचते हैं। तो अब जैसे जैसे आप लेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे वैसे वैसे और या तो क्वालिटी वर्ल्ड अपने आप को सुधारेगा या और माल बिकना बंद हो जाएगा। तो जब मेरे घर में अगर वैसे हम खाते नहीं, साइनस की प्रॉब्लम है कि बच्चे खाते हैं, तो पहले लेबल पढ़ा जाता है हर चीज का, उसके बाद लिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें बंद हो गई जिसको हम हेल्दी मानते थे, बिस्किट वो सुबह चाय के साथ खाने वाला, मालूम पड़ा वो 97% मैदा है। तो ये जो जैसे जैसे ये यूट्यूब पे जो डिजिटल मीडिया पे ये सब चीजें चालू होंगी ना, एक चैनल आता है टेस्टिफाइड करके, वो हर चीज का टेस्ट करता है, बड़े से बड़े प्रोटीन के ब्रांड उसमें फेल हुए हैं। अभी अमूल का दूध उसमें फेल हुआ है, अभी वो मदर डेयरी का दूध फेल हुआ। ये जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी ना, ये सारी दिक्कतें इन कंपनीज को आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेस्ले जो मैजिक मसाला बेचती है उसमें जो पेस्टिसाइड का कंटेंट है इंडिया के हिसाब से पास हो गया, यूरोपियन स्टैंडर्ड पे वो फेल हो गया। तो क्या हम मतलब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कि आप अचरा कचरा कुछ भी बेच जाओगे? आज लेबल पढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये चीजें तो कंपनियों को सुधरना पड़ेगा या फिर माल बिकना धीरे धीरे बंद होगा। तो इसीलिए ये सब चीजें आगे भी आप देखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑरो फार्मा में कोई खास दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट पॉइंट के पास जनरली ऐसी खराब खबरें आती रहती हैं और अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता है तो तेजी आ जाती है। 1250 का लेवल नोट कर लीजिए। जिस दिन ऑरो फार्मा 1250 के ऊपर निकल जाए 1351 और ऑल टाइम हाई 1586 लेवल ले लीजिएगा। बेचने की कोई कोशिश मत कीजिए। क्लियर इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम है, अगर आपको एक्यूमुलेट करना है कर लीजिए। मोमेंटम प्ले करना है तो 1250 निकलने का वेट कीजिए। मैं 1250 का अलर्ट लगा के बैठा हूं। दूसरा आपने पूछा गॉडफ्रे फिलिप इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि 94 दिन में 52% गिरा है। और आपको याद होगा जब लाइव बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा था 3300 रुपए पे,
तब से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि ये 2000 रुपए के नीचे आएगा और 1937 का लो बना है। तो ये केवल एक बाउंस बैक है। 50% 2728 पे है, वहां तक आ सकता है। आज वॉल्यूम अच्छा है, आज भी 500% वॉल्यूम राइज है। कैंडल कमजोर होने लगी है, खींच खाच के 2700 तक जा सकता है, बट इवेंचुअली माल बेचना ही है। ये बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट कंप्लीट करने लगभग 1500 रुपए तक नीचे आएगा। तो जहां भी 2700 2750 मिले बेच लीजिए, वापस नीचे मिलेगा। ओके अरुण सर, अगर हम Q3 रिजल्ट्स की अर्निंग्स की बात करें तो बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स हैव कम फ्रॉम बैंकिंग स्पेस। सो बैंकिंग स्पेस में अब अगर हम देखें तो रिसेंटली PSU बैंक्स हैव बीन परफॉर्मिंग, उससे पहले हम प्राइवेट बैंक्स पे भी अच्छा मूव देख चुके हैं। अब ऐसे बैंकिंग स्पेस में आपका नजरिया क्या बन रहा है? हालांकि बजट से बड़ी उम्मीदें थी कि कंसोलिडेशन को लेके कुछ खबरें आएंगी, मर्जर को लेके कुछ खबरें आएंगी, ऐसा कुछ आया नहीं। अर्निंग्स ठीक ठाक थी। अब इस स्पेस में क्या करना चाहिए, प्योर बैंकिंग प्लेस? देखिए, बैंकिंग को आप 3 क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हो। एक हुआ आपका सार्वजनिक क्षेत्र PSU बैंक्स, एक हुआ आपका प्राइवेट बैंक्स, और दूसरा हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जिसके अंदर में माइक्रो लेंडिंग या माइक्रो फाइनेंस भी एक हिस्सा है, NBFC स्पेस भी एक हिस्सा है, और जो MSME लेंडिंग होती है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग जिसे कहा जाता है, वो भी एक स्पेस है। ये सभी कुछ क्लब करके ये आपके थर्ड सेगमेंट में हो गया है। ओवरऑल अगर आप देखें, सभी क्षेत्र में ग्रोथ देखी जा रही है, और माइक्रो फाइनेंस में जो एक वीकनेस, कमजोरी पिछले साल देखी गई थी सेकेंड हाफ तक, उसके अंदर में माफ कीजिए फर्स्ट हाफ तक, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और बैंकों का प्रदर्शन, माइक्रो फाइनेंस का प्रदर्शन काफी हद तक इम्प्रूव किया जा रहा है। लॉन्गर टर्म में अगर देश की GDP बढ़नी है तो बिना बैंकिंग क्षेत्र उसमें पार्टिसिपेट किए ये हो नहीं सकता, क्योंकि कैटलिस्ट इंडस्ट्री को, बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैंक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और फिलहाल सिस्टम बहुत अच्छा है, पैसा फ्लश है, लिक्विडिटी अच्छी है, कहीं पे भी एक कोई मेजर स्ट्रेस का कोई कारण नहीं बन रहा। तो इस सेक्टर से ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। मुझे लगता है आने वाले 2 तिमाही में कुछ न कुछ सरकार के तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट भी बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 3 से 4 साल के अवधि में जो बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया गया था, वो सभी कुछ पैसा सरकार ने इन्वेस्ट किया था, और कई सारी बैंक्स में सरकार की होल्डिंग 75% से ज्यादा हो चुकी है। तो उसमें कुछ डाइल्यूशन होना अवश्य है, मैंडेटरी है, और सेबी भी अब शायद वो जो कहते हैं ना, डंडा करेगी लिमिटेड वे में, कि भाई आप होल्डिंग कम कम कीजिए, और वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के तहत 25% जो चाहिए वो कम से कम फॉलो कीजिए। सर, अर्निंग के बाद में आपको कोई एक सेक्टर जो बहुत अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता है कि अर्निंग्स का मोमेंटम जारी रहेगा? मैडम, बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि फिलहाल मार्केट एक वेट एंड वॉच मोड में चल रहा है। दूसरा, इतने सारे फास्ट पेस्ड एक्शन है। एक तरफ ऐसा लगता है कि खाड़ी में लड़ाई आज हो जाएगी, दूसरे तरफ लगता है समझौता हो जाएगा, तीसरे तरफ डोनाल्ड साहब कुछ बोलते हैं। तो इतना ज्यादा रैपिड मूवमेंट हो रहा है कि कुछ हद तक समय नहीं मिलता किसी को चीज को एनालाइज करने में। दूसरा, इम्पैक्ट क्या चीज का क्या होगा वो समझ में नहीं आता है, बहुत कुछ चेंज कर रहा है। शायद सालाना के जो एनुअल रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ये मौका मिलेगा कि भाई अब ध्यान देकर इस किस क्षेत्र में पैसा डाला जाए। जी अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नमस्कार। अंशुल, आपसे कुछ सवाल लेंगे बिकॉज आपके लिए कुछ